नमस्कार, संगम स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज। शुरुआत बड़ी खबर के साथ वाराणसी से खबर मिल रही है। यूपी सरकार ने वाराणसी में गंगा के 80 घाट पर सुबह राग की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। 200 कलाकारों की टीम सुबह राग बजाती हुई नजर आएगी। उम्मीद है कि इससे यहां आने वाले सैलानियों की तादाद बढ़ जाएगी और बड़ी संख्या में लोग वाराणसी का रुख करेंगे। कहा जाता है कि वाराणसी की सुबह और अवध की शाम को देखना जन्नत जैसा होता है। तो पर्यटन को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर एक और पहल की गई है। वाराणसी में गंगा के 80 घाट पर सुबह राग की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। यूपी सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। 200 कलाकारों की टीम आपको 80 घाट पर मिलेगी। सजे धजे अंदाज में ये कलाकार वहां पर बैठे होंगे। 200 कलाकारों की एक लिस्ट तैयार की गई है। उम्मीद है कि इससे यहां आने वाले सैलानियों की तादाद बढ़ जाएगी और बड़ी संख्या में लोग वाराणसी आएंगे। कहा जाता है कि वाराणसी की सुबह और अवध की शाम को देखना जन्नत से कम नहीं होता। तो वाराणसी धर्म नगरी, जहां पर करोड़ों लोगों की आस्था है, लोग वहां पर पहुंचते हैं गंगा में भक्ति की डुबकी लगाने के लिए। और जब अब आप 80 घाट पर पहुंचेंगे तो वहां पर आपको कुछ कलाकार मिलेंगे। वहां पर आपको सुबह राग सुनाई देगा। इसकी मंजूरी मिल गई है। जी मीडिया संवाददाता अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये आइडिया कहां से आया? ये आइडिया यूपी सरकार का है या फिर केंद्र सरकार का है? देखिए, जिस तरीके से बनारस को लेकर लगातार खबरें चल रही हैं और केंद्र सरकार जिस तरीके से कोशिशें कर रही है, उसके बाद से कहीं न कहीं राज्य सरकार को भी बनारस को लेकर गंभीरता से विचार करना पड़ा और उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग की पहल पर राज्य सरकार ने इसको मंजूरी दी है। सुबह राग, जो कि 18वीं शताब्दी से बनारस के घाटों पर बजता था और बनारस जो कि संगीत घराने के लिए जाना जाता है, तमाम चाहे वो जी अमित, चलिए अमित से हम एक बार फिर से संपर्क करेंगे। उनसे संपर्क हमारा टूटा है, लेकिन यूपी सरकार ने वाराणसी में गंगा के 80 घाट पर सुबह राग की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। 200 कलाकारों की एक टीम वहां पर मौजूद रहेगी। 80 घाट पर यह टीम आपको मिलेगी। वहां पर उम्मीद है कि ऐसा करने से जो सैलानी हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। दूर दूर से सैलानी और बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचेंगे। कहा जाता है कि वाराणसी की सुबह का कुछ अलग ही नजारा होता है। इसी वजह से वहां पर न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी पहुंचते हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। धर्म नगरी है वाराणसी और लगातार वहां पर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। पर्यटकों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाए, इसको लेकर एक और पहल। नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, ऐसे में केंद्र सरकार भी कोशिश कर रही है कि वाराणसी को क्योटो की तर्ज पर बिल्कुल अलग बना दिया जाए, वो अलग नजर आए। इसी को लेकर लगातार अलग अलग पहल, अलग अलग कोशिशें की जा रही हैं और अब यूपी सरकार ने वाराणसी में गंगा के 80 घाट पर सुबह राग की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। 200 कलाकार वहां पर आपको राग सुनाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि जो लोग वहां पर पहुंचेंगे वो इस राग को सुनकर वहां पर खुश होंगे और इससे सैलानियों की संख्या भी बढ़ जाएगी और बड़ी संख्या में लोग 80 घाट का रुख करेंगे। एक बार फिर से हम अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, ये बताइए, क्या ये प्रयोग पहले भी वाराणसी के घाटों पर हो चुके हैं या फिर ये बिल्कुल न्यू आइडिया है? देखिए राजकुमार, 18वीं शताब्दी से सुबह राग विभिन्न घाटों पर बजाया जाता था, गाया जाता था। बनारस को संगीत के लिए जाना जाता है। संगीत के तमाम यहाँ विद्वान दिग्गज यहाँ से निकले हैं, चाहे भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब हो, चाहे राजन साजन मिश्र हो, गोदई महाराज हो। तो 18वीं शताब्दी से ये परंपरा चलती रही थी और आजादी के कुछ साल बाद तक ये परंपरा चलती रही थी। लेकिन उसके बाद से ये परंपरा टूट सी गई थी, जिसको राज्य सरकार के संस्कृति विभाग ने फिर से शुरू करने की योजना बनाई है। और जिस तरीके से बनारस को लेकर, बनारस के विकास को लेकर जो कोशिशें केंद्र सरकार की तरफ से हो रही है, इसको देखते हुए राज्य सरकार भी अब बनारस को गंभीरता से ले रही है और बनारस के पर्यटन को ऊंचाई देने के लिए, पर्यटन को और विकसित करने के लिए सुबह राग का कंसेप्ट उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है। बनारस के 80 घाट से इसकी शुरुआत होगी। 200 कलाकारों की लिस्ट बन चुकी है। इसके बाद से अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो अन्य घाटों पर भी, दशाश्वमेध, राजेंद्र प्रसाद घाट, अन्य घाटों पर भी इसको लागू किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इसकी जो शुरुआत है वो 80 घाट से हो रही है, क्योंकि विदेशियों में 80 घाट को लेकर बहुत ज्यादा लोकप्रियता है 80 घाट की, और 80 घाट के ही
आसपास बड़ी संख्या में जो विदेशी पर्यटक हैं वो जब भी बनारस आते हैं तो अपना निवास स्थान बनाते हैं। इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर अस्सी घाट को इसके लिए चुना गया है और इसकी शुरुआत आने वाले अक्टूबर महीने से हो जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि देव दीपावली के समय इसको और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की कोशिश होगी और उत्तर प्रदेश सरकार एक भव्य आयोजन के जरिए देव दीपावली के अवसर पर इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। राजकुमार जी, अमित ये भी जानना चाहेंगे, 200 कलाकारों की एक लिस्ट बनी है, क्या ये 200 कलाकार सुबह रात को कहीं और रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद स्पीकर के जरिए वहां पर भक्तों को सुनाया जाएगा, या ये 200 कलाकार खुद अस्सी घाट पर मौजूद रहेंगे सुबह सुबह और वहां पर वाद्य यंत्रों के जरिए सुबह रात वहां पर होगा? देखिए राजकुमार, जो अभी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रिकॉर्डिंग भी बजाया जाएगा और कोई ना कोई कलाकार हर रोज अपनी प्रस्तुति भी देगा। इसलिए 200 कलाकारों की लिस्ट बनी है कि कोई ना कोई कलाकार अपने साथियों के साथ बनारस संगीत घराने को कहीं ना कहीं परिलक्षित करेगा और सीधा वो अपना प्रोग्राम देगा ताकि जो पर्यटक हैं उस प्रोग्राम को सुन सके। और जो सुबह समय होता है 5:30 से करीब 7 बजे का जो समय है, ये 1.5 घंटे का समय रहेगा जब कलाकार अपनी प्रस्तुति देगा और ये वो समय है जब सुबह बनारस देखने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी गंगा घाटों पर मौजूद रहते हैं। तो लाइव कंसर्ट भी होगा और रिकॉर्डिंग भी बजाई जाएगी। राजकुमार जी, अमित ये भी जानना चाहेंगे, जो 200 कलाकार हैं क्या वो सिर्फ उत्तर प्रदेश से हैं या फिर पूरे देश से उनकी लिस्ट तैयार की गई है? देखिए, अभी जो 200 कलाकारों की लिस्ट बनी है ये बनारस और आसपास के इलाके के लोग हैं। जौनपुर है, मिर्जापुर है, गाजीपुर है। तो ये जो 200 कलाकार हैं ये स्थानीय कलाकार हैं। इसमें बड़े नाम बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि बड़े कलाकारों को रोज बुलाना संभव नहीं हो सकेगा। इसलिए जो छोटे छोटे कलाकार हैं जिनकी स्थानीयता है और जो स्थानीय लेवल पर बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उनको इसमें बहुत ज्यादा मौका दिया जा रहा है। और ये एक मौका भी होगा कि हम स्थानीय जो कलाकार हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे पर्यटक आते हैं उनके साथ जोड़ सके। तो ये एक बहुत अच्छी पहल मानी जा रही है। इसकी शुरुआत अक्टूबर महीने से होनी है। राजकुमार जी, शुक्रिया अमित तमाम जानकारियों के लिए। और हमने खबर दिखाई थी कि वाराणसी से सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के विकास में खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। जी मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक काशी के विकास के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा और इस कमेटी का प्रमुख जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर जगमोहन को बनाया जाएगा। काशी बनेगी वैदिक नगरी, पूरा होगा मोदी का सपना। जापान दौरे पर पहुंचे नरेंद्र मोदी ने काशी को क्योटो जैसा बनाने को लेकर समझौता तो कर लिया है, लेकिन काशी क्योटो बनेगी कैसे, इसे लेकर लोगों के जहन में सवाल कम नहीं है। जी मीडिया के पास इस प्लान की एक्सक्लूसिव जानकारी है जिसके जरिए मोदी के सपनों की काशी संवरेगी। जी मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक काशी के विकास के लिए एक कमेटी का गठन होगा और इस कमेटी का प्रमुख बनाया जाएगा जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर जगमोहन को। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान होना भी बाकी है, लेकिन माना जा रहा है कि मोदी के जापान से लौटने के साथ ही इसका औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। प्रधानमंत्री की तरफ से जगमोहन जी को इस बात की पेशकश की गई है कि वे काशी के विकास के लिए जो कमेटी बनी है उसको लीड करें, उसको हेड करें और जगमोहन जी के ही मार्गदर्शन में काशी के विकास के लिए जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है उस पर आगे काम हो सकता है। दरअसल जगमोहन को शहरी विकास का मास्टर माना जाता है, लिहाजा मोदी की मंशा है कि काशी के विकास का बीड़ा भी जगमोहन ही उठाएं। इस योजना में काशी को वैदिक नगरी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए काशी को 4 जोन में बांटकर विकास होगा। काशी को 4 वेदों की तर्ज पर 4 जोन में बांटा जाएगा, जिससे वैदिक काल की झलक मिलेगी। बताया जा रहा है कि लखनऊ में कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर ने इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। दरअसल काशी के विकास की योजनाओं को लेकर काशी के बुद्धिजीवी पहले से चिंता जताते रहे हैं कि कहीं विकास के फेर में काशी की मूल आत्मा ही प्रभावित न हो जाए। लिहाजा इस योजना में इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि काशी का विकास काशी की पहचान के साथ किया जाए। साफ है, ये कोशिश अगर कामयाब हुई तो आने वाले वक्त में काशी को क्योटो से भी ज्यादा खूबसूरत बनाया जा सकेगा, जहाँ पौराणिकता, धार्मिकता और दार्शनिकता का संगम देखने को मिलेगा। वासिंद्र मिश्र, जी मीडिया।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे के दौरान भी भारत और जापान के बीच वाराणसी के विकास और गंगा की सफाई के मुद्दे पर चर्चा हुई। जापान ने पीएम मोदी को गंगा सफाई अभियान में भी मदद का भरोसा दिया है। मैं आपसे जब गंगा शुद्धिकरण की बात कर रहा था तो तुरंत उन्होंने कहा कि आप तय कीजिए आपको क्या मदद चाहिए। एक विकसित और तेज गति से बढ़ता भारत न केवल एक विशाल आर्थिक अवसर रहेगा जिससे जापान को भी बहुत लाभ मिलेगा, बल्कि वह दुनिया में लोकतांत्रिक शक्ति को मजबूत करेगा और स्थिरता बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। मैं समझता हूं कि इसमें दोनों देशों का लाभ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इन दिनों रियल एस्टेट कारोबार में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। कारोबारियों के मुताबिक पिछले 3 महीने में रियल एस्टेट कारोबार करीब 50% तक बढ़ गया है और बिल्डिंग, फ्लैट, जमीन की कीमत में 20 से लेकर 70% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कारोबारियों का मानना है कि वाराणसी को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा के बाद प्रॉपर्टी के दामों में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। लगभग जमीनों में 25 से 30% का उछाल आया है, फ्लैटों में 15 से 20% का उछाल आया है। खरीदने वालों की कितनी तादाद बढ़ी है? खरीदने वालों की तादाद यहाँ पर एक टूरिस्ट प्लेस के माध्यम से, मतलब जैसा लोग सोचते हैं कि नहीं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना सबसे बेस्ट पड़ेगा, उस हिसाब से कम 40% जो है तादाद बढ़ गई है। ये पिछले 6 महीने का। शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर के छात्रों को अपना संदेश देंगे। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब शिक्षक दिवस पर पीएम देश के स्कूली बच्चों से लाइव बातचीत करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के मानेकशॉ ऑडिटोरियम से देश भर के स्टूडेंट्स को एक साथ संबोधित करेंगे। इसका लाइव टेलीकास्ट दूरदर्शन के सभी चैनलों और रेडियो पर भी किया जाएगा। ज्यादा बच्चों को जोड़ने के लिए इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण वेब के जरिए भी किया जाएगा। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब भी देंगे। पीएम और स्टूडेंट्स के बीच ये संवाद दोपहर 3 बजे से शाम 4:45 तक चलेगा। पीएम मोदी की वर्चुअल पाठशाला से स्टूडेंट को जोड़ने के लिए विभिन्न राज्यों के स्कूलों में खासे इंतजाम किए गए हैं। हालांकि सरकारी स्कूलों में संसाधनों का अभाव बच्चों के उत्साह पर कुछ भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लिहाजा जो स्कूल तकनीकी तौर पर सक्षम नहीं है वहां रेडियो पर पीएम का संदेश सुनाया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कई स्कूलों ने पीएम के संबोधन से बच्चों को जोड़ने के लिए खास इंतजाम किए हैं और बच्चे भी उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु ने इस कार्यक्रम का विरोध किया है। वहीं महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर के बच्चे स्कूलों में छुट्टी की वजह से प्रधानमंत्री के संबोधन से नहीं जुड़ पाएंगे। ऐसी उम्मीद रखती हूँ कि उनकी स्पीच थोड़ी मोटिवेशन हो, थोड़ी प्रेरणा दे बच्चों को और मतलब बहुत ज्यादा उत्साह है बच्चों में कि नरेंद्र मोदी जी हमारी मतलब स्पीच दे रहे हैं, मतलब सबसे इंटरेक्ट करेंगे। और जब से ये सुना है कि नरेंद्र मोदी जी अपना स्पीच दे रहे हैं तो सबसे तो ज्यादा ही खुश हैं कि हमारे स्कूल में लाइव शो दिखाया जा रहा है प्रधानमंत्री जी का। और टीचर्स डे पर आपको 2 तस्वीरें हम दिखाते हैं। पहली तस्वीर वाराणसी की है। यहां 3 महिलाएं ऐसी लड़कियों का सहारा बनी हैं जो किसी वजह से पढ़ाई नहीं कर पाई थी। आरती, सुनीता और नीलम, इन तीनों महिलाओं ने 10 साल पहले एक मुहिम शुरू की जिसके तहत दूसरों के घरों में काम करने वाली या किसी वजह से पढ़ाई छोड़ चुकी लड़कियों को इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। इन महिलाओं ने उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं दिया बल्कि सिलाई, कढ़ाई जैसे रोजगार का काम भी इन सभी बच्चियों को सिखाया। वहीं दूसरी तस्वीर कानपुर की आप देख रहे हैं। यहां 2 दोस्तों ने वीकेंड नाम से एक सेंटर खोला और उन छात्रों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया जो किसी वजह से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पाते हैं। इस सेंटर में दर्जनों छात्रों ने निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की है। अदरवाइज हम बहुत भागों में 73 के बाद काफी एक्ट आए और लगातार एक्ट तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट बात थी कि मैं कैसे अपनी कोचिंग के लिए, पीसीएसजे की कोचिंग के लिए कैसे अर्न करके मनी कलेक्ट करके कैसे पे करूंगी। तो जब मुझे यहाँ पे आने की अपॉर्चुनिटी मिली तो मुझे एक माइलस्टोन जैसा लगा कि हाँ, जो चीज़ मैं पीसीएसजे की तैयारी के लिए सोच रही थी वो मुझे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो थैंक्स टू वी कैन जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी।
यहाँ के जो गुरुजन हैं जिनसे हमें शिक्षा मिल रही है, काफी बेसिक से एकदम शुरुआत से वो आराम से पढ़ाते हैं। जिनका बैकग्राउंड ना भी रहा हो, अलग अलग बैकग्राउंड से जो आए हैं, वो भी ऐसे पढ़ाते हैं कि वो भी आराम से उनको भलीभांति समझ सके। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं और हम भी पूरी मेहनत करेंगे कि इस परीक्षा थे और जिनके माँ बाप कहीं पर काम करने के लिए चले गए थे, इस तरह की लड़कियों को हम लोगों ने इकट्ठा किया। हम लोगों ने सोचा कि हम लोग की शिक्षा व्यर्थ जाएगी, तो हम लोग अपने समाज में अपनी ही बच्चियों के लिए, जो हम आगे चल के हम लोगों की तरह स्त्रियां बनेंगी, उनके लिए हम लोग ऐसा माध्यम बनाए कि हमारे समय का सदुपयोग हो और इनके भी समय का सदुपयोग हो। और आज पूरा देश शिक्षक दिवस पर अपने गुरुओं को याद करता है, उन गुरुओं को जिन्होंने ज्ञान की रोशनी दी। लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद कभी रोशनी नहीं देखी। इलाहाबाद के रहने वाले शिक्षक डॉक्टर राम प्रसाद नेत्रहीन हैं, लेकिन वो सामान्य छात्रों को पढ़ाते हैं। राम प्रसाद को उनके बेहतर काम के लिए 2012 में राष्ट्रपति ने सम्मानित भी किया था। राजकीय इंटर कॉलेज इलाहाबाद में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन पर शिक्षक के रूप में नियुक्त हुआ और अपने कार्य को आरंभ किया, पढ़ाना शुरू कर दिया। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई प्रारंभ से लेके आज तक, पहली बात। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा कि पहले मैं अपने सारे नोट्स अंग्रेजी में बनाता था, उसके बाद हिंदी में अनुवाद करता था। बाद में मैंने हिंदी में अपने नोट्स तैयार किए, लेकिन हिंदी में फिर मुझे पढ़ाने में और आसानी हुई। भारत पाक रिश्तों से जुड़ी हुई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने दोनों देशों के बीच हाल में संबंधों में आई खटास को दूर करने की कोशिश की है। नवाज ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए आम भेजे हैं। पाकिस्तानी चौसा और सिंधी किस्म के आम पाकिस्तान से भारत भेजे गए हैं। और हमारे इनपुट हेड विनोद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, आम भेजे गए हैं पाकिस्तान से भारत, जाहिर सी बात है आम मीठे भी होंगे, लेकिन जो कड़वाहट दोनों देशों के बीच में घुल चुकी है वो किस तरह से मिठास में बदलेगी? देखिए राजकुमार, पाकिस्तान के बदले जो सूरत है उसमें ये मैंगो डिप्लोमेसी की शुरुआत करके कम से कम नवाज शरीफ ने एक इशारा तो जरूर दिया है कि बातचीत का सिलसिला भले ही एक तरह से ब्रेक हो गई हो, लेकिन इतना तय है कि आने वाले टाइम में यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली का जो सेशन होने वाला है सितंबर के लास्ट में, अगर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हमारे जा रहे हैं वहां, तो एक संभावना जरूर बनती है कि अब नवाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात होगी। और ये मैंगो डिप्लोमेसी शुरुआत करके नवाज शरीफ ने इंटरनेशनली भी एक मैसेज दिया है कि जो काले बादल पाकिस्तान के डेमोक्रेसी और पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर चल रहे थे, वो सारे बादल धीरे धीरे छट रहे हैं और एक नई फिजा बन रही है। और इस फिजा में भारत पाकिस्तान के बीच में जो रिश्तों की शुरुआत की बात है, अमन बहाली की बात है और पीस इनिशिएटिव्स की बात है, उस इनिशिएटिव्स की एक शुरुआत इस मैंगो डिप्लोमेसी से जरूर हो सकती है। राजकुमार जी, विनोद जी शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, अपना वक्त देने के लिए। और इस खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।